हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर मोस्ट 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 वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सो आप पढ़ाई कर रहे होगे और लॉकडाउन में पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं भूले होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स, बीएड एक्सेट्रा। हर चीज के मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कर रही थी। तो आज की भी मैंने अभी तक आपको कॉमर्स में अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज वगैरह के सबके आपको चैप्टर्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रही थी, बट मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट नहीं की थी 11th और 12th की। आज से मैंने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया, फिर मैं 12th की इकोनॉमिक्स भी करवाऊंगी। मैंने 11th और 12th की इकोनॉमिक्स भी आज से स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके भी सारे लेसन सबसे मिला करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, एंड कनेक्टेड रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो नेसेसरी बनता है। सो इफ यू आर न्यू इन माय चैनल एंड इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली, और वैसे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के और टॉपिक्स चाहिए, स्टडी की किसी भी रिलेटेड कोई डाउट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। Please subscribe my channel and press the bell icon to never miss any new update. Okay friends, तो जय माता दी एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, ये क्लास 11th की इकोनॉमिक्स है और आज से मैं आपको इसके बारे में ही इसके लेसन अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी बात करें पुराने चैप्टर्स की, तो पुराने चैप्टर्स में अगर हम अपने कंसीडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर थोड़े से मतलब आपके 3-4 साल पुराना देखें तो पहले क्या होता था। पहले 50-50 मार्क्स के पेपर होते थे। देयर वॉज नो प्रैक्टिकल फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था पहले। थ्योरी 50 मार्क्स की, न्यूमेरिकल सेक्शन दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स जो आज हम बात करेंगे वो 50 मार्क्स का होता था। और सिमिलरली क्लास 12th में क्या होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स की। पहले 3-4 साल पहले हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर बैठ जाता था। बट अगर हम आज की बात करें, करंट स्क्रेन्यू या अपकमिंग सिलेबस, जैसे अब 2020 है, तो जो बच्चे 10th क्लियर करके इस साल 11th में आएंगे 2020 सेशन में, उनके लिए से प्रैक्टिकल भी इकोनॉमिक्स का होने लगा। तो 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो गए, 50 - 10 40, और यहाँ पे भी 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए 40। तो 40 कम 40 80 मार्क्स का आपका सिलेबस पेपर होने लगा। सिमिलरली माइक्रो और मैक्रो में से 10 कट गए, 40 माइनस हो गए, तो 40 80। अब आपका पेपर 80 मार्क्स का हो गया। क्लास 12 की मैं अपने अपकमिंग लेसन्स में बात करूंगी। आज की मेरी वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगी क्लास 11th के बारे में। अगर हम अपने क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 पार्ट में इसकी इकोनॉमिक्स डिवाइड है। फर्स्ट इज योर थियोरेटिकल सेक्शन एंड सेकंड वन इज योर न्यूमेरिकल सेक्शन और योर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ही हम आज बात करेंगे। थ्योरी के मैं आपको जल्दी अपलोड करूंगी, लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल हो जाए तो आपको मेरे अकॉर्डिंग काफी हद तक आपकी टेंशन दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी बात करते हैं थ्योरी की, न्यूमेरिकल की। तो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में 3 यूनिट्स है मेन। फर्स्ट इज योर थ्योरी यूनिट, सेकेंड इज योर प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन इज योर स्टैटिस्टिकल टूल ऑफ डेटा। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो थ्योरी जो होती है, थ्योरी में आपके 4 चैप्टर आते हैं। What is statistics, how we can use statistics in our daily life, primary and secondary data and collection of data। इससे आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आता है। चाहे आप 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मान लो, चाहे आप 2 मार्क्स के 2 मान लो, चाहे आप 1 मार्क्स के 4 मान लो। मीन्स आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में से 4 चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज क्वाइट लेस इम्पोर्टेंट। ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर। फिर अगर हम देखें अपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से आपके 3 चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, जो है आपके टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये आपके 9 मार्क्स के आते हैं। 9 मार्क्स में अब आप मान लो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मान लो, या आपके ग्राफिकल से 6 मान लो, इससे 3 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ओवरऑल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लास्ट होता है आपका स्टैटिस्टिकल टूल ऑफ डेटा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट है क्योंकि इससे 27 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप फ्रेंड्स देख लीजिए, 9 + 4 + 27, 13 + 27 40 मार्क्स का आपका ये पेपर तैयार हो जाता है इससे।
अब जो फ्रेंड्स हमारी यूनिट है टैबुलर प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन में आपकी फर्स्ट जो है टैबुलर प्रेजेंटेशन यूनिट के फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। आज हम उसके बारे में बात करके इंट्रोडक्शन और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम आज इसकी पढ़ेंगे। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट अवर टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब अगर मैं आपसे इंट्रोडक्शन वाली बात करूं तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज, ये तो मैं पूछूंगी नहीं व्हाट इज टेबल और टैबुलर प्रेजेंटेशन, ये आप क्लास 6 से करते हुए आ रहे हैं। अगर हम सबसे स्टार्टिंग में अपनी बात करें तो जो हमारी टैबुलर प्रेजेंटेशन में क्या आता था, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, उससे भी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, तो टैबुलर प्रेजेंटेशन में मेन क्या आता था। जब आप ये मानो अभी आपके क्लास 11th के मैथमेटिक्स को देख लो, आप 9th 10th के मैथमेटिक्स को देख लो, या उससे पहले की क्लासेस पे चले जाइए, तो डेटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी ये आपके सेकंड लास्ट और लास्ट चैप्टर सब में होते थे ना। जैसा आपका लास्ट 14 अगर डेटा हैंडलिंग है तो 15 प्रोबेबिलिटी होता था, यही दोनों चैप्टर होते थे। तो जो डेटा हैंडलिंग आपके 5th 6th से स्टार्ट होती थी, उसमें क्या होता था टैबुलर प्रेजेंटेशन के नाम पे, एक तो होता था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, होता था ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता था आपको कोई डेटा दिया जाता था, एक तरफ आप उसके नंबर्स लिखते थे, एक तरफ आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे, और यहाँ पे आप उसके टेली मार्क्स बनाते थे, वही 1 2 3 4 और 5th कट वाला ये बनाते थे ना आप। दूसरा क्या टैबुलर प्रेजेंटेशन में होता था आपके पिक्टोग्राफ में क्या करते थे आप क्या करते थे, मतलब अगर 50 चीजें रिप्रेजेंट करनी है और अगर आपको ये बताना है कि 1 सपोज करो सर्कल मान लो इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो आप यहाँ पे 5 सर्कल बना देते थे, तो ये आपके हो जाते थे पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन, यही करते थे। बट इसका एक बहुत इजी वर्जन अभी तक आपने सीखा था। अब जो आप 11th के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने जा रहे हो टैबुलर प्रेजेंटेशन, ये क्वाइट ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्ट और हायर लेवल की है। इसमें ये क्या है, कैसा है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये मैं आपको अब बताऊंगी। अगर बेसिक की बात देखें तो टैबुलर प्रेजेंटेशन में आपको जो डेटा होता है वो अरेंज करके एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना होता है और उसे पिक्टोरिकल फॉर्म में बताना होता है। जहां पे भी प्रेजेंटेशन आती है आपको उसे पिक्टोरिकल फॉर्म में बताना होता है, चाहे वो आपके ग्राफिकल फॉर्म हो, चाहे वो आपके डायग्रामेटिक फॉर्म हो, मतलब चाहे आप उसे डायग्राम के रूप में देखिए। टैबुलर प्रेजेंटेशन तभी आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो आप चाहे इसमें आप पता लगाओगे क्या क्या उसकी स्पेसिफिक टर्म होती है, फिर चाहे आप उसे डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करो, चाहे आप उसे ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करो, ये आपकी टोटल अपनी मर्जी है। ओके फ्रेंड्स, अब टेबल में हम अरेंज क्या करते हैं, व्हाट वी अरेंज इन अवर टेबल, आप बताइए। यस, इट इज डेटा। हम डेटा को ही तो अरेंज करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम शॉर्ट सिंपल सबसे छोटी डेफिनेशन देखें तो स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अपने डेटा को कलेक्ट करना और उसे स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से अरेंज करना एक सीक्वेंस में, इस ऑर्डर का नाम होता है स्टैटिस्टिक्स। अब किस वे में अरेंज करना, चाहे असेंडिंग से डिसेंडिंग हो या डिसेंडिंग से असेंडिंग हो, ये हम अपना किया करते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। इसमें आपको इस तरीके से अरेंज करनी होती है चीजें जिससे उसमें कोई कोरिलेशन बैठे, कोरिलेशन बोले तो तालमेल बैठे, उनमें कोई पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी होए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई हमारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। व्हाट इज डेटा? डेटा होता है आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स which shows a particular information। इसका क्या मतलब हुआ, वो एक तरह का डेटा, एक तरह का रॉ मटेरियल्स जो आपको किसी एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, किसी एक इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन देता है, किसी एक इंफॉर्मेशन की वैल्यूज को बताता है।
अब रॉ मटेरियल्स कैसा हुआ, अगर आप अपनी इंडस्ट्री का काम देखें, मैंने आपको बिजनेस में भी ऑलरेडी लेसन अपलोड कर रखे हैं, वरना आप अपनी इंडस्ट्री का काम देखें। इंडस्ट्री का क्या काम होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, यही होता था ना आपका। अब इनपुट के नाम पे क्या होता था आपका? वो होता था रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं, वो चीजें होती है जिसपे प्रोसेसिंग की नीड होती है और फिर फाइनली हमारा आउटपुट निकल के आता है। अब एक सिंपल से एग्जांपल देख लो। सपोज करो, अगर एक मैं हाउस होल्ड एग्जांपल लूं, आपको सपोज करो कोई भी एक डिश बनानी है, एक रेसिपी बनानी है, सपोज करो लेट इट बी छोले भटूरे अगर आपको बनाना है, तो आपको क्या क्या उसके लिए, वो आपके छोले भटूरे फाइनल आउटपुट है जो बन के आएगी, प्रोसेसिंग होके आएगी कुकिंग के वे में, और उसके लिए आपको इनपुट डालना है। इनपुट क्या होगा? आप छोले लोगे, मैदा लोगे, मसाले लोगे, सब चीजें, घी लोगे, ये सारे आप अपने रॉ मटेरियल्स लोगे ना, फिर उन पे आप प्रोसेसिंग करोगे इन द वे ऑफ कुकिंग, और तो वो आउटपुट निकल के आएगा एज योर फाइनल डिश, एज योर फाइनल रेसिपी। तो सिमिलरली हिसाब होता है आपके डेटा का। डेटा आपकी वो रॉ मटेरियल, वो थिंग्स होती है जिसपे प्रोसेसिंग करनी होती है स्टैटिस्टिक्स की, और फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट निकल के आता है बीइंग अ रिपोर्ट, बीइंग एन आउटपुट, बीइंग एन सर्वे। ये तो आपका हाउस होल्ड एग्जाम्पल था। अगर मैं इसका आपका वैसे टेक्निकल एग्जाम्पल हूं, तो इसका आपका होता है सेंसस। सेंसस में क्या होता था, क्या होता है आपके, एवरी 10 ईयर्स के बाद होता है। 10 ईयर्स के बाद आपके क्या आते हैं कि घर में आपकी पॉपुलेशन में क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, उसके बारे में पता लगाने आते हैं। सेंसस आपकी लोकेलिटी का सर्वे होता है, वो सर्वे से वो रॉ मटेरियल निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं, इनपुट कलेक्ट करते हैं, और उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करते हैं। कोई लोग जो इन्वेस्टिगेटर हो गए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस्ट हो गए, वो उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर फाइनली अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो हो गए आपकी सेंसस रिपोर्ट। इसका एक और मैं एग्जांपल आपको समझाती हूँ। बजट, बजट हर साल आपका दिया जाता है। बजट में आपके किस चीज के अमाउंट कम हुए, किस चीज के अमाउंट ज्यादा हुए, ये बताते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को देखा जाता है, और उसकी इकोनॉमी को देखने के बाद आपका जजमेंट निकाला जाता है कि क्या बजट में क्या अपलिफ्टमेंट हुआ, क्या डिक्रीमेंट हुआ, ये बताया जाता है। वो सारी आपके एग्जाम्पल हुआ डेटा का। मैं आपको हर एक चीज इतनी डीपली बताऊंगी जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो जाए, बिकॉज 11th इज ऑल्सो ऑल्दो नॉट अ बोर्ड क्लास बट इट इज द बेस ऑफ 12th। 11th भले ही कोई बोर्ड क्लास नहीं है, बट ये 12th का बेस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो, देन यू विल बी सफरिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन योर 12th क्लास। आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको डेटा समझ आ गया होगा। डेटा आपकी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हो गई। अब आप बात आते हैं कि हाउ डेटा इज अरेंज्ड। डेटा किस तरीके से अरेंज्ड किया जा सकता है। डेटा हमारा या तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, या तो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मतलब? टेबल्स में, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया टेबल्स के भी टाइप होता है, मैं आपको बताऊंगी। सेकंड पॉइंट होता है इसका आपका सेमी टेबुलर। सेमी टेबुलर में क्या होता है, थोड़ा सा आप टेबल की फॉर्म में करो, थोड़ा सा आप पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन में करो। इसका एग्जाम्पल होता है आपका पिक्टोग्राफ। मतलब टेबल तो वो होते हैं, कोई उन्हें नहीं मना कर सकता कि वो टेबल नहीं है। जैसे ये आपके टेबल्स है और फिर आप इसमें पिक्टोरिकल वे में प्रेजेंट करो, वो हो गया आपका सेमी टेबुलर फॉर्म। फिर थर्ड होता है आपका पिक्टोरिकल। पिक्टोरिकल में आपका पूरा आपका पिक्चर से रिलेटेड होता है, मतलब आपको अपनी चीजों को पिक्चर्स के वे में अरेंज करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे आपका डायग्रामेटिक और ग्राफिकल भी होता है। अब क्या होता है आपका फ्रेंड्स, जो एक आपका वेल कंस्ट्रक्टेड सिंपल अट्रैक्टिव चार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा टैबुलर फॉर्म में बनता है। मतलब आपके जो टैबुलर फॉर्म में आप डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करते हो अपने डेटा को, वो इतना अट्रैक्टिव होता है, आई कैप्चरिंग होता है कि उससे आपकी
हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसानी से लिया जा सकता है। अब मैम मेरे से पूछेगी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो हमारे यूनिट है और हमारा जो चैप्टर है टैबुलर प्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब है, क्यों करते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। देखिए फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एनालिस्टिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स मैनेजर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़े। मतलब उनके पास एक ही ड्यूटी नहीं होती कि वो पूरे पूरे अपने पैराग्राफ्स को पढ़े, समझे और फिर उसका एनालिसिस निकाले। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग से हेड से देखे। तो जो उनसे थोड़ी नीचे के पोस्ट के होते हैं वो क्या करते हैं, हर डेटा को ना टैबुलर वे में प्रेजेंट कर देते हैं। सपोज करो आपकी किसी सेक्टर में 15% ग्रोथ है और किसी दूसरे सेक्टर में आपकी 85% ग्रोथ है, तो एनालिसिस्ट और मैनेजर को पता चल जाएगा ये आपका सही जा रहा है, इसमें हमें वर्क ऑन करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपका गलत जा रहा है, कम जा रहा है, इसमें आपको वर्क ऑन करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उसका सारा ध्यान होता है कि वो अपने जो वीक पोर्शन है उस पर ध्यान दे, जिससे आपका वीक पोर्शन भी स्ट्रांग बने। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारा, अब कहीं से तो उस बंदे को भी पता चला होगा कि 15% क्या डेटा है, कहीं से तो उसे पता चला होगा कि 85% कितना परसेंट डेटा है। वो जितना भी परसेंट हो उसको निकालने का और टेबल में प्रेजेंट करने का काम स्मॉल अथॉरिटीज का होता है, जिसको वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करता है, मतलब जिसको वो अपने नीचे अपॉइंट करता है, वो उनका काम होता है। जो हेड ने तो बस ये देख लिया ये 15 है या 85 है, तो जिसमें कम है हम वो कर ले। तो मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन आपकी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि उससे आपकी कॉम्प्लेक्स डेटा लिमिट सिंप्लीफाइड हो सके, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आप इजिली प्रेजेंट करें और वो इजिली प्रेजेंटेशन हर एक बंदे को कम से कम समय में समझ आ सके। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर हम अपनी पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन पे देखें, पिक्टोरिकल मतलब हम अपने, अगर हम डायग्राम के वे में किसी चीज को प्रेजेंटेशन को देखें, तो पिक्टोरिकल जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में होता है आपका, वो होता है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, वही डायग्राम के वे में प्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो कि आप अपना देखेंगे अगली यूनिट में। यही आपकी फर्स्ट यूनिट है जो अब चल रही है, टैबुलर प्रेजेंटेशन। फिर आएगी आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो कि उसका मैंने अभी अभी बताया पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन इसका दूसरा पार्ट होता है। फिर होती है आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो इसका सब पार्ट होता है। ये दोनों वैसे तो अपने आप में एक चैप्टर है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अगर मैं अभी आपको एक बर्ड्स आई व्यू इसका दे दूं, तो जो डायग्रामेटिक होती है उसमें फर्स्ट आता है आपका 1D डायग्राम। 1D डायग्राम मतलब 1 डायमेंशनल डायग्राम। 1 डायमेंशनल डायग्राम में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, पहला आ जाता है आपका सिंगल बार ग्राफ, फिर आ जाता है आपका इसका सब डिवाइडेड बार ग्राफ, फिर आ जाता है इसका आपका मल्टीपल बार ग्राफ, फिर आ जाता है आपका इसका परसेंटेज बार ग्राफ, फिर आ जाता है इसमें आपका ब्रोकन बार ग्राफ, फिर आ जाता है आपका इसका डेविएशन बार ग्राफ। ये सब क्या होता है वैसे तो ये आपके चैप्टर में बता दूंगी मैं अपकमिंग चैप्टर की वीडियोस में, लेकिन इस चैप्टर में भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख रही हूँ, होता है आपका 2D डायग्राम्स। ये 1D डायग्राम्स है, फिर होता है आपका 2D डायग्राम्स। 2D डायग्राम्स में कौन कौन से हो जाते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, और सर्कल को हम क्या कह देते हैं, पाई डायग्राम या पाई चार्ट, ये तो आपने पहले सुना होगा। फिर आ जाता है आपका, जैसे शेप्स होती है ना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे चलते हैं, 3D डायग्राम्स। 3D डायग्राम्स में क्या आ जाता है, जैसे आपके जो 3D शेप्स होते हैं, क्यूब, सिलेंडर और ब्लॉक्स, इसमें आ जाता है आपके क्यूब्स, सिलेंडर और ब्लॉक्स। फिर इसमें और इसके पार्ट होते हैं पिक्टोग्राम,
ये क्या होता है मैं आपको जल्दी बताऊंगी। और फिर और इसके होते हैं पिक्टोग्राम के अलावा आपका कार्डोग्राम, और कार्डोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है, मैप्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन के इतने टाइप्स होते हैं। फिर अगर हम अपनी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के आए तो इसमें आ जाता है आपका ग्राफ्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या आ जाता है आपका, पहला इसका पार्ट आता है आपका लाइन ग्राफ, दूसरा हो जाता है आपका इसका हिस्टोग्राम, तीसरा हो जाता है इसमें आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर फोर्थ इसमें हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। आप इसे नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, कई बार इसके क्लासिफिकेशंस भी आ जाते हैं। फिर होता है आपका ऑगिव, जिसे हम ऑगिव को हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व, और ऑगिव का नाम होता है फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव पॉलीगॉन, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, CFCs। अब ये आपके ग्राफ्स के पार्ट हो गए। फिर आपका होता है ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज में क्या आ जाता है आपका, वन वेरिएबल ग्राफ, फिर आ जाता है आपका टू वेरिएबल ग्राफ, और फिर थर्ड इसमें आ जाता है आपका ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा इसका क्लासिफिकेशन होता है पिक्टोग्राफ प्रेजेंटेशन का। डायग्राम ये इसके सब पार्ट्स होते हैं, और ग्राफिकल के ये इसके सब पार्ट्स होते हैं। इसके बाहर कोई इसके सब पार्ट नहीं होते। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। इनके क्या इंपॉर्टेंस होता है, आज हम इसके इंपॉर्टेंस मेरिट्स और डिमेरिट्स कर लेंगे, और कल जो हम करेंगे वो हम अपना डायग्राम से स्टार्ट कर देंगे, सिंगल बार ग्राफ से। तो पहला इसका मेरिट होता है दे आर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ये तीनों एक ही टाइप के एडजेक्टिव है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था। इससे आपकी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, जिससे आपका काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, जो मेरा पहला वाला एग्जांपल था 15 और 85 वाला, आप यहां से समझ लीजिएगा। फिर सेकेंड पॉइंट होता है दे आर द सिंपलेस्ट। इंग्लिश में फॉर्म्स होती है ना, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट आपकी सुपरलैटिव डिग्री हो गई। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब ये सबसे इजी फॉर्म होती है आपके डेटा को प्रेजेंट करने की। इससे सिंपल कोई फॉर्म नहीं होती आपके डेटा को प्रेजेंट करने की। इससे इजी वे में आप अपने डेटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इसका हो जाता है दे मेक कंपैरिजन इजी, मतलब इनके जरिए आप कंपैरिजन को इजी से कर सकते हैं। आप अपने बजट का एग्जांपल ले लीजिए। 2019 का आपका बजट था, 2020 का आपका बजट है। आप देख सकते हैं कंपैरिजन के थ्रू कि किस में किस चीज में, जैसे पेट्रोल के प्राइस में किस में कब इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ, गोल्ड की वैल्यू में, मॉनेटरी वैल्यू में कब इंक्रीज कब डिक्रीज हुआ। इससे आप डेटा को कंपेयर इजिली कर सकते हैं। सोचिए अगर आपको बड़ी आपको इसकी मतलब अगर आपको पूरी पैराग्राफ्स में ये कंपेयर करना तो कितना डिफिकल्ट होता है, आपको सिंपल वैल्यूज में कंपेयर करना कितना आसान हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट होता है दे हैव यूनिवर्सल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, ये ना कि सिर्फ आपकी एक ही जगह के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बनते हैं। अगर ये बने तो ये पूरे कंट्री में, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं। मतलब इनके द्वारा डेटा को सिंप्लीफाई करने के तरीका पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होता है, पूरा यूनिवर्स उसे देख सकता है। ओके फ्रेंड्स, फिर लास्ट इसका पॉइंट होता है दे हेल्प्स इन फिक्सिंग लिमिट्स। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल को ले ले, कहीं आपका 85% है, कहीं 15% है,
तो क्या गड़बड़ है, 15% में क्या दिक्कत है? तो वो आपकी लिमिट्स को फिक्स करने में हेल्प करता है। जो दिक्कत जहां पे हो उसमें रेमेडिकल मेजर्स लेने में भी हेल्प उसके लिए करता है। ओके फ्रेंड्स, ये इसके इंपॉर्टेंस थे। अब एक बार हम इसके डीमेरिट्स को देख लेते हैं। देखो, कॉइन के दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जिस चीज के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस तो होते ही होते हैं। तो इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इसका डीमेरिट्स होता है साइज एंड अट्रैक्टिव। 95% जो लोग होते हैं उनके लिए तो ये अट्रैक्टिव होते हैं, बट ऐसा हो कि अगर कभी कभी किसी ने, बिल्कुल फ्रेशर ने ये बना लिया, मतलब बिल्कुल फ्रेशर ने प्रेजेंट किया डेटा को और वो अट्रैक्टिव ना हो, तो आप एक बार को अनअट्रैक्टिव मतलब अनइम्प्रेसिव आप अपनी किसी बुक से कोई पैराग्राफ्स पढ़ सकते हो, बट आप एक अनअट्रैक्टिव एक आप ग्राफ्स या डायग्राम नहीं देख सकते। ये इनकी एक क्वालिटी होती है। इफ यू आर मेकिंग अ ग्राफ देन इट मस्ट बी अप टू द पॉइंट। अगर आप एक ग्राफ बना दो बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल आई कैप्चरिंग होने चाहिए। और साइज की अगर हम बात करें तो कई बार इतनी बड़ी लिमिट में डेटा होते हैं कि उसमें आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो कर सकते हो, बट आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कुछ दिक्कत आ जाती है। फिर फ्रेंड्स, सेकंड होता है इसकी स्केल। आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ स्केल होता है डायग्राम बनाने के लिए, तो कई स्केल कैसे ले, कितना ले। स्केल हमेशा आपके मल्टीपल्स होने चाहिए। मल्टीपल्स क्या हो गया, ये भी आपने अपने बचपन में पढ़े होंगे। जैसे टेबल हो गया, जैसे 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 5, 10, 15, 20, 25। 10 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 10, 20, 30, 40। मतलब आपका जो स्केल है वो हमेशा किसी ना किसी मल्टीपल्स में हो तो आपका ग्राफ, आपका डायग्राम अच्छा बनता है, वरना इसमें दिक्कत हो जाती है। मतलब आपके गैप जो होता है उसमें इवनली आपका मल्टीपल्स में होना चाहिए। और ये बात अगर किसी को दिक्कत हो गई, नहीं पता, तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। फिर थर्ड होता है आपका इसका फुटनोट्स एंड सोर्स नोट्स। इनका क्या मतलब हो, फुटनोट्स और सोर्स नोट्स का? आपने देखा होगा आपके ग्राफ में बताया जाता है कि ये ग्राफ किसके बारे में, फॉर व्हाट दीज ग्राफ्स आर रिलेटेड टू। तो फुटनोट्स और सोर्स नोट्स में आपको ये बताया जाता है कि आप, मतलब आपका जो भी बंदा इसे प्रेजेंट करता है वो इतना क्लियरली होना चाहिए, इतना अच्छे से होना चाहिए कि जो बंदा ग्राफ ना भी देखता हो वो भी उसे अच्छे से देख ले। मतलब इट मस्ट बी, फुटनोट्स और सोर्स नोट्स मस्ट बी सो अट्रैक्टिव सो दैट आपकी डेटा को कोई आसानी से पढ़ सके, देख सके, समझ सके और देखने को मजबूर हो जाए। ये बेसिकली आपकी हेडिंग होती है। और लास्ट पॉइंट होता है फॉर टुडे इज सिंप्लिसिटी। आपका ग्राफ, मैंने अभी भी जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया था, अगर आप एक बार को अनइवनली, अनइम्प्रेसिव आप प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन जो नहीं हो, आपके सिंप्लीफाइड पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, बट आप एक अनअट्रैक्टिव का ग्राफ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर आपकी हल्की से भी गड़बड़ हुई ना, आपकी पूरा ग्राफ खराब हो जाएगा। तो इसमें आपका डेटा मस्ट बी सिंपलर, आपका डायग्राम बहुत सिंपल, सुलझा हुआ, सही होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। और जो बंदा ये ग्राफ को बनाए, इन डायग्राम्स को बनाए, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हल्की से भी कंफ्यूजन पूरे एक बड़ा मैस क्रिएट कर सकती है। तो डेटा और डेटा को बनाने वाला मस्ट बी हैव सिंप्लिसिटी इन हिज माइंड, मतलब वो ग्राफ बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था और हमने आपके इंपॉर्टेंस और डीमेरिट्स को पढ़ लिया है। कल से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में सिंगल बार ग्राफ से 1D डायग्राम, सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी, सारे उसके असाइनमेंट्स भी आपको दूंगी करने के लिए। कल से हम इसको करेंगे। तो आज का हमारा लेसन था आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था आज। मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया, उसके काइंड्स बताए और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स समझाए, उसके क्लासिफिकेशन बताई, डेटा बताया और होपफुली सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज ना समझ आई हो, इन केस ऑफ आपको किसी भी एक चीज में भी, एक वर्ड में भी डाउट हो, तो
तो प्लीज टैग इट इन माय कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने आज तक मेरे चैनल पे सारी आपने कॉमर्स की वीडियोस देखी होगी और आपको बेस्ट सॉल्यूशन हर चीज का मिला है, इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के कोई डाउट है तो आप स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए, क्योंकि आगे चलने के बाद आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे अगर आपने पहले के कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे। सो प्लीज 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 फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैग इट इन अ कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग माय टॉपिक्स। और ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हर एक बच्चे का क्लियर हो सके। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।